मोशन इन 2 डायमेंशन स्टार्ट की थी, थोड़ा बहुत हमने किया था। और एक पीसी के अंदर वॉइस का भी इशू था, तो इसलिए मैंने उस चीज़ को मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। मोशन इन 2 डायमेंशन से हम इस बात को वापस कंटिन्यू करते हैं। देखिए बेटा, जैसे मैंने पहले भी आपको ये बात बार बार कही है कि चैप्टर 3 के अंदर हम ट्रांसलेटरी मोशन का भी एक स्पेशल किस्म पढ़ते हैं, जिस स्पेशल किस्म को लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है। मींस मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो होती है, ये एक ऐसी मोशन होती है जिसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म रह सकती है। स्ट्रेट लाइन में मूव करने के सिवा किसी भी और मोशन के अंदर वेलोसिटी कभी भी यूनिफॉर्म नहीं रह सकती, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के सिवा वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा ही होगा। और आपको पता है वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है तो भी एक्सीलेशन है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो भी एक्सीलेशन है। तो आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म सिर्फ स्ट्रेट लाइन के अंदर रह सकती है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, एक्सीलेशन भी हो सकती है। तो बेटा, हमने चैप्टर 3 के अंदर ट्रांसलेटरी मोशन की एक किस्म पढ़ी थी, रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन, जिसमें भी हमने लीनियर मोशन की 2 किस्में पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी लीनियर मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, जमीन के ऊपर स्ट्रेट लाइन के अंदर, और दूसरी हमने पढ़ी थी लीनियर मोशन अलोंग वर्टिकल, मींस जमीन से ऊपर अपवर्ड या डाउनवर्ड जो मोशन इन जो है वो स्ट्रेट लाइन जो होती है, ये हमने पढ़ी थी वर्टिकल लीनियर मोशन, जो हमने फ्री फॉल की सूरत में पढ़ी थी। तो चैप्टर 2 के अंदर हमने ये जो 2 लीनियर मोशंस पढ़ी हैं, लीनियर मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल और लीनियर मोशन अलोंग वर्टिकल, इन दोनों को मोशन इन 1 डायमेंशन कहा जाता है। अब इनको मोशन इन 1 डायमेंशन क्यों कहा जाता है? मोशन इन 1 डायमेंशन इसलिए कहा जाता है कि जब कोई भी बॉडी हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन में होती है या वर्टिकल लीनियर मोशन में होती है, तो वो बॉडी एक टाइम पे सिर्फ एक ही किस्म का डिस्प्लेसमेंट तय करती है। जैसे कोई भी बॉडी अगर अलोंग हॉरिजॉन्टल ट्रेवल कर रही है तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तय करेगी, वो हाइट तय नहीं करेगी। अगर फ्री फॉल है तो उसके अंदर हम देखते हैं कि वो बॉडी वर्टिकल हाइट तो तय करती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय नहीं करती। तो मोशन इन 1 डायमेंशन के अंदर उसको मोशन इन 1 डायमेंशन भी इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर जब बॉडी होती है तो वो एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तय करती है, चाहे वो अलोंग हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो अलोंग वर्टिकल हो। अगर वो हॉरिजॉन्टल तय करेगी तो उस वक्त वो वर्टिकल तय नहीं करेगी, अगर वो वर्टिकल तय करेगी तो उस वक्त वो हॉरिजॉन्टल तय नहीं करेगी। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये मोशन इन 1 डायमेंशन है। ठीक है। और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने ये भी बात पढ़ी थी कि अगर हम देखते हैं ग्रेविटी को, तो जो हॉरिजॉन्टल मोशन होती है उसको ग्रेविटी का कोई भी असर नहीं होता उसके ऊपर, इसलिए कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के और ग्रेविटी के दरमियान जो एंगल होती है वो 90 डिग्री होती है। और मैं ये आपको फोर्स के केसेस न्यूटन्स लॉ के अंदर बता चुका हूँ कि न्यूटन का लॉ कहता है कि जब आप फोर्स लगाओगे तो एक्सीलेशन पैदा होगी। तो उसके 3 केसेस बनते हैं। अगर वेलोसिटी का और फोर्स का पैरेलल डायरेक्शन होता है, फिर चाहे फोर्स का हो या फोर्स के किसी कंपोनेंट का पैरेलल डायरेक्शन हो, तो उसमें उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। अगर वेलोसिटी और फोर्स एंटी पैरेलल है, चाहे वो फोर्स के साथ या फोर्स के किसी भी कंपोनेंट से एंटी पैरेलल है, तो उस कंडीशन में डिसलेरेशन पैदा होगी। और अगर फोर्स के दरमियान और वेलोसिटी के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, तो ऐसी फोर्स उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकती,
ऐसी फोर्स को डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहा जाता है, और वो फोर्स उस वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकती, एज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये मैंने बताया था। इसलिए जब हम देखते हैं कि जब कोई भी बॉडी हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन के अंदर होती है तो ग्रेविटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है, और ग्रेविटी और हॉरिजॉन्टल मोशन के दरमियान एंगल जो होती है वो 90 डिग्री होती है। इसलिए हॉरिजॉन्टल जो मोशन होती है, हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन या हॉरिजॉन्टल मोशन जो होती है, वो किसी भी सूरत में अफेक्टेड नहीं होती ग्रेविटी से, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन हो या एनी अदर जिगजैग वाली मोशन हो। लेकिन अगर वो हॉरिजॉन्टल मोशन है तो ग्रेविटी का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। और सिर्फ डायरेक्शन चेंज के सिवा, डायरेक्शन चेंज हो सकता है मींस ग्रेविटी इज डिफ्लेक्टिंग फोर्स फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। डिफ्लेक्टिंग फोर्स का मकसद है ऐसी फोर्स जो सिर्फ डायरेक्शन तब्दील कर सके, मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी चेंज न कर सके, ऐसी फोर्स को डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहा जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल मोशन के ऊपर ग्रेविटी का कोई भी असर नहीं होगा, जबकि वर्टिकल जो मोशन होती है लाइक अ फ्री फॉल, इसके अंदर जब बॉडी ऊपर जाती है तो उसके अंदर वेलोसिटी के अंदर ग्रेविटी डिसलरेशन पैदा करती है, और जब कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो वेलोसिटी के अंदर ग्रेविटी एक्सीलरेशन पैदा करती है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। अब आ जाते हैं मोशन इन टू डायमेंशन पे। देखिए, मोशन इन टू डायमेंशन का मतलब होता है किसी भी बॉडी की ऐसी मोशन जिस मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशंस कंबाइन होके एक सिंगल मोशन बना ले। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि सुपरपोजिशन ऑफ टू लीनियर मोशंस, दो लीनियर मोशंस की सुपरपोजिशन से एक नई मोशन बनती है, जिस मोशन को मोशन इन टू डायमेंशन कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से एक कंबाइंड मोशन बनती है। उस कंबाइंड मोशन को कहा जाता है कि ये मोशन इन टू डायमेंशन है। आपने वेव्स सबने पढ़ी होंगी, जाहिर सी बात है, आप एंट्री टेस्ट के हो या उसके साथ आप लोगों के साथ फर्स्ट ईयर वाले भी हैं, तो फर्स्ट ईयर वालों का भी चैप्टर 8 पढ़ा हुआ है। तो उसके अंदर आपने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ी है। उसमें आपने ये पढ़ा है कि दो एक जैसी वेव्स कंबाइन होके एक कंबाइंड वेव बनाती है, तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, जिसमें दो या दो से ज्यादा वेव्स कंबाइन होके एक सिंगल वेव बनाती है, तो ऐसी कॉम्बिनेशन को कहा जाता है सुपरपोजिशन। इसी तरह आप कह सकते हैं कि अगर किसी भी बॉडी के अंदर एक साथ हॉरिजॉन्टल मोशन भी हो और एक साथ वर्टिकल मोशन भी हो, तो इसका मतलब ये है कि उस बॉडी के अंदर दो मोशंस की आपस में कॉम्बिनेशन हुई है। हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो एक कंबाइंड मोशन बनती है, उस कंबाइंड मोशन को कहा जाता है मोशन इन टू डायमेंशन। ये एक ऐसी मोशन होती है, जब कोई भी बॉडी ऐसी मोशन के अंदर होती है तो वो बॉडी एक साथ दो डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। जैसे हमारे पास एरोप्लेन जब उड़ता है तो आप देखते हो कि एरोप्लेन आगे भी जा रहा होता है, ऊपर भी जा रहा होता है। अगर मैं इस तरह से कोई चीज थ्रो करूं तो उसमें आप देखते हो वो जो थ्रोन चीज होती है वो ऊपर भी जाती है, आगे भी जाती है। तो अगर इस तरह से कोई भी बॉडी मूव करे कि वो एक ही टाइम पे अलोंग हॉरिजॉन्टल भी जाए और एक ही टाइम पे अलोंग वर्टिकल भी जाए, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी मोशन जो है वो मोशन इन टू डायमेंशन है। तो पहले हम मोशन इन टू डायमेंशन को डिस्कस करते हैं, फिर आते हैं बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होते हैं। ठीक है, तो बेटा हमारे पास अब है मोशन इन टू डायमेंशंस। मोशन इन टू डायमेंशन है बेटा, ठीक है। अब मोशन इन टू डायमेंशन का डेफिनेशन क्या होती है कि मोशन इन विच बॉडी मूव्स along horizontal as well as along vertical simultaneously
अगर कोई भी बॉडी एक साथ अलोंग हॉरिजेंटल भी जाए और एक साथ अलोंग वर्टिकल भी जाए तो बॉडी की ऐसी मोशन को क्या कहा जाएगा? ऐसी मोशन को कहा जाएगा मोशन इन टू डायमेंशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं एरोप्लेन का, सपोज करें इस तरह से मैं एरोप्लेन का एग्जांपल लेता हूं। वर्टिकल मोशन को हम वाई एक्सिस से शो करेंगे, ठीक है। ये हम एक्स से जाहिर करेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन को और वाई से जाहिर करेंगे हम वर्टिकल मोशन को, ठीक है। अब लीनियर मोशन कौन सी होती है? लीनियर मोशन होती है ये, अगर कोई भी बॉडी इस तरह से जाए तो इसको हम कहेंगे कि ये लीनियर मोशन है अलोंग हॉरिजॉन्टल, जिसमें ये बॉडी सिर्फ एक्स डिस्प्लेसमेंट तय कर रही है। अगर कोई भी बॉडी इस तरह से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए तो ऐसी मोशन को कहा जाएगा लीनियर मोशन, वन डायमेंशन ओनली अलोंग वर्टिकल। लेकिन अगर कोई भी बॉडी इस तरह से जाए कि देखिए अगर एरोप्लेन होता है इस तरह से उड़ता है, इस तरह से एरोप्लेन जब इस तरह से उड़ता है तो वो देखिए इस तरह से हॉरिजॉन्टल पे भी जा रहा होता है, वर्टिकल पे भी जा रहा होता है। ये एक ऐसी मोशन होती है जिसमें ये एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी तय कर रहा है और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी तय कर रहा है। तो ऐसी मोशन को क्या कहा जाएगा? मोशन इन टू डायमेंशन। एक बात याद रखिएगा, एरोप्लेन की मोशन प्रोजेक्टाइल नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन बिल्कुल टू डायमेंशनल मोशन है, लेकिन हर टू डायमेंशनल मोशन प्रोजेक्टाइल नहीं है। प्रोजेक्टाइल इज स्पेशल टाइप ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। आप ये कह सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि हर वो मोशन जो टू डायमेंशनल होती है वो प्रोजेक्टाइल नहीं। जिस तरह से हर ट्रांसलेटरी मोशन लीनियर नहीं होती, आम जो हमारी मोशंस होती हैं जिसमें आम तरह से हम आते जाते हैं, ये ट्रांसलेटरी मोशन तो है लेकिन ये लीनियर मोशन नहीं है। लीनियर मोशन स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन है। लीनियर मोशन के लिए जरूरी है कि वो ट्रांसलेटरी हो, लेकिन ट्रांसलेटरी के लिए जरूरी नहीं है कि वो लीनियर हो। इसी तरह से एरोप्लेन इज नॉट प्रोजेक्टाइल, एरोप्लेन प्रोजेक्टाइल नहीं है। एरोप्लेन क्यों नहीं है वो आगे रीजन बताता हूं, लेकिन एरोप्लेन की मोशन जब वो उड़ता है तो मोशन इन टू डायमेंशन हो सकती है। तो मोशन इन टू डायमेंशन में आपको समझा रहा हूं, अभी मैं प्रोजेक्टाइल की तरफ नहीं आ रहा, ठीक है। ये हुआ एक एरोप्लेन का किस्सा। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कोई भी चीज इस तरह से थ्रो करें, आप इस तरह से आप कोई भी चीज थ्रो करें, इस तरह से कोई बाल है, कोई भी चीज है, इस तरह से थ्रो करें वो आके इस तरह से गिरती है, तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से जो थ्रोन बाल होता है इसमें भी ये आगे भी जा रहा होता है, ऊपर भी जा रहा होता है, आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, इस तरह से आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। तो इस तरह से आगे भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है। ऊपर या नीचे मीन्स वर्टिकल है, ठीक है, इस तरह से। तो ये भी देखें इसके अंदर भी ये बॉडी जो होती है वो एक टाइम पे अलोंग हॉरिजॉन्टल भी जा रही है, अलोंग वर्टिकल भी जा रही है। तो ये मोशन भी कौन सी हो जाएगी? ये मोशन भी टू डायमेंशनल मोशन होगी। ये भी टू डायमेंशनल मोशन है। सपोज करें आप किसी भी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, ये आपके पास एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर आप खड़े हैं और यहाँ पे इस तरह से कोई चीज इस तरह सीधी थ्रो करते, इस तरह से मैं बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर इस तरह से करूं तो ये बॉडी भी इस तरह से आके करेगी। तो देखें ये भी आगे भी जा रही है, नीचे भी आ रही है, तो ये भी कौन सी है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। या ये सॉरी ये भी जो है वो मोशन इन टू डायमेंशन। अगर सम हाइट से मैं बिल्डिंग पे खड़ा हूं और इस तरह से कोई चीज ऊपर थ्रो करता हूं और ये इस तरह से आके गिरती है, तो ये भी मोशन इन टू डायमेंशन। इसमें भी देखें बॉडी किस में जा रही है? दो डायमेंशंस में जा रही है, इस तरह से। कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ से बॉम्ब गिराता है तो ये बॉम्ब भी इस तरह से आगे भी जाता है, नीचे भी आता है, तो ये केस भी मोशन इन टू डायमेंशन का है। और भी बहुत सारे केसेस हैं, ये मैंने वो कॉमन केसेस लिखे हैं जो आपके पास प्रोजेक्टाइल के अंदर आ सकते हैं, इसलिए मैंने उसके अंदर आने वाले सब जो है वो इनको जो है वो केसेस को लिख दिए। तो मोशन इन टू डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? मोशन इन टू डायमेंशन का मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी की ऐसी मोशन जिसमें वो बॉडी एक साथ अलोंग हॉरिजॉन्टल भी मूव करे
और एक साथ अलोंग वर्टिकल भी मूव करे, तो बॉडी जब एक साथ दो डायरेक्शन में मूव करे तो हम कहते हैं कि ऐसी बॉडी के अंदर दो मोशन एक साथ सुपरपोज हो गए। यहाँ पे वर्ड आप सुपरपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हो। सुपरपोजिशन वर्ड आप इसलिए इस्तेमाल करोगे क्योंकि इसमें जब दो मोशंस आपस में कंबाइन होती हैं तो उनकी कॉम्बिनेशन से थर्ड मोशन बनती है। हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन की कॉम्बिनेशन से एक थर्ड मोशन, मोशन इन टू डायमेंशन बनती है। लेकिन इसके अंदर हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन आपस में कंबाइन तो होती हैं, लेकिन वो दोनों मोशंस अपनी अलग अलग आइडेंटिटी बरकरार रखती हैं। ठीक है, अब इसको समझे। चाय होती है ना, चाय के अंदर जब हम चीनी और पत्ती और मिल्क वगैरह पानी मिला के एक चाय बनाते हैं तो आप इसको सुपरपोजिशन कह सकते हैं। क्यों? इसलिए कि जब आप उसको पियोगे तो मिल्क का अपना टेस्ट आएगा, पत्ती का अपना टेस्ट आएगा और शुगर का अपना टेस्ट आएगा। ऐसा नहीं होता कि इनकी चारों पांचों की मिक्सचर से एक नया जायका बन जाता है, नहीं बनता। अगर आप शुगर का टेस्ट खाली लोगे तो भी ऐसा ही होगा, चाय के अंदर भी ऐसा होगा। पत्ती को अगर खाली मुंह में डालोगे तो भी वैसा ही टेस्ट होगा जैसा चाय के अंदर होता है। मिल्क ऐसे पियोगे तो वैसा ही टेस्ट होगा जैसे आप चाय के अंदर टेस्ट देगा। ऐसा नहीं होता कि इनकी कॉम्बिनेशन से एक बिल्कुल नई चीज बन जाए जिसका टेस्ट ही अलग हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो इसको कहा जाता है सुपरपोजिशन, जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन तो हो लेकिन वो जो थर्ड चीज बने उसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हो जो उसको बनाने वालों के अंदर हो। कंपाउंड और मिक्सचर आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर। मिक्सचर के अंदर सिंपली चीजें मिक्स होती हैं, कोई थर्ड नई केमिकल प्रॉपर्टीज वाली चीज नहीं बनती। कंपाउंड के अंदर एक ऐसी चीज बनती है जिसकी प्रॉपर्टीज ही चेंज होती है। तो बिल्कुल इस तरह से होता है। सुपरपोजिशन का मकसद मिक्सचर की तरह होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स तो होती हैं लेकिन उसके अंदर मिक्स होने वाली चीजें अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखती हैं। ऐसा नहीं कि वो अपनी अपनी आइडेंटिटीज छोड़ दें। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो इसी तरह से जब दो मोशंस जहां पे होती है, मिक्स होती है, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन, तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल मोशन पे ग्रेविटी असर नहीं रखती, वर्टिकल मोशन लाइक अ फ्री फॉल होती है। तो इसके अंदर दोनों मोशंस, वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन कंबाइन होके एक सिंगल मोशन तो बनाती है, लेकिन उसके अंदर हॉरिजॉन्टल मोशन उसी तरह से इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी होगी, वर्टिकल मोशन उसी तरह से डिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी हो सकती है। हो भी सकती है, नहीं हो सकती, जो भी होता है वो अपने अलग केसेस होते हैं। लेकिन वर्टिकल मोशन पे ग्रेविटी असर कर सकती है, हॉरिजॉन्टल मोशन पे ग्रेविटी असर नहीं करेगी। तो आप कहोगे कि मोशन इन टू डायमेंशन सुपरपोजिशन ऑफ टू मोशंस है, किसकी? मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल और मोशन अलोंग वर्टिकल, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से एक सिंगल मोशन जनरेट होती है। सिंगल मोशन को क्या कहा जाएगा? मोशन इन टू डायमेंशन कहा जाएगा। और मोशन इन टू डायमेंशन एक ऐसी मोशन होती है, मोशन इन टू डायमेंशन एक ऐसी मोशन होती है जिसमें बॉडी एक टाइम पे अलोंग दो डायमेंशंस मूव करती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास मोशन इन टू डायमेंशन। अब आते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ। ठीक है, कि प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहा जाता है? ठीक है बेटा, अब इसको कहते हैं हम कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहा जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन मोशन इन टू डायमेंशन का एक किस्म है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने ये बॉल थ्रो किया है और ये एरोप्लेन है। दोनों की मोशन आप मोशन इन टू डायमेंशन तो कह सकते हैं, लेकिन दोनों के अंदर एक बुनियादी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? एरोप्लेन जो होता है, एरोप्लेन के अंदर इंजन है, ये इंजन कंटिन्यूअसली इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। मींस एरोप्लेन जब ऊपर की तरफ उठता है तो इसके अंदर स्टिल
एक इंजन की फोर्स होती है, फोर्स ऑफ इंजन होती है, और प्लस इसके ऊपर कौन एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है, और प्लस इस पे एयर रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस है। एरोप्लेन के ऊपर फोर्स इंजन की भी होती है, ग्रेविटी भी इसके ऊपर लग रही है, और इसके साथ क्या है, इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस भी लग रही है। ठीक है, अब इसके अंदर देखें, इसके अंदर कौन सी है, ये जब हम कोई चीज थ्रो कर देते हैं, थ्रो करने के बाद उसको ड्राइविंग फोर्स कोई भी नहीं, जैसे इसको ड्राइविंग फोर्स इंजन की है, लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐसी इंजन की तरह फोर्स नहीं होती। आपने इसको थ्रो कर दिया, आपका फिर उसके पास उसके ऊपर कोई भी बस नहीं होता। आपने इसको थ्रो करने के बाद, टिश्यू बने, आपने इसको थ्रो करने के बाद जो है, आपका कोई भी इसके ऊपर बस नहीं चलता। आपने थ्रो कर दिया, उसके बाद ये क्या करता है, किस तरह से जाता है, इसके साथ क्या होता है, इसमें आपका कोई अमल दखल नहीं है। आपने इनिशियल वेलोसिटी दे दी, ये मोशन विदाउट इनिशियल वेलोसिटी आप थ्रो करोगे ना, विदाउट इनिशियल वेलोसिटी नहीं हो सकती। आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी, इनिशियल वेलोसिटी देने के बाद इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस। तो आप इसके लिए कह सकते हैं कि इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और दूसरी फोर्स कौन सी हो सकती है, उसके बाद हो सकती है एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस हो सकती है इसके ऊपर। तो ये मोशन भी टू डायमेंशनल है, ये मोशन भी टू डायमेंशनल, लेकिन इसके अंदर फोर्स इंजन की भी है, ग्रेविटी की भी है, एयर रेजिस्टेंस। इसके लिए आप नहीं कह सकते कि दिस बॉडी इज मूविंग ड्यू टू द ग्रेविटी, दिस बॉडी इज मूविंग ड्यू टू द इंजन। आप ये नहीं कह सकते एरोप्लेन इज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, नहीं, एरोप्लेन ग्रेविटी के रहमो करम पे नहीं होता। एरोप्लेन के अंदर एक और फोर्स होती है जो इंजन की फोर्स होती है, मींस एरोप्लेन इंजन के रहमो करम पे। जबकि ये आप देख लें, ये जो थ्रोन बॉल होता है, ये ग्रेविटी के रहमो करम पे। अब इसको हमने ग्रेविटी के अंदर फेंक दिया, ग्रेविटी जाने ये चीज जाने। तो ये देखें, ये भी टू डायमेंशनल मोशन है, ये भी टू डायमेंशनल मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मकसद होता है ऐसी टू डायमेंशनल मोशन जिसमें बॉडी के ऊपर सिर्फ ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस एक्ट करें, इसके सिवा वो किसी और फोर्स के अंडर द एक्शन ना हो, इसके सिवा उसके ऊपर कोई और फोर्स ना हो। मींस ऐसी टू डायमेंशनल मोशन जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से हो, ऐसी टू डायमेंशनल मोशन जो ग्रेविटी की वजह से नहीं, जिसके अंदर सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही हो, जो इनिशियल वेलोसिटी देने के सिवा, इनिशियल वेलोसिटी देने के सिवा वो ग्रेविटी के रहमो करम पे चली जाए, जिसके ऊपर बाद में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी ही एक्ट करे, तो ऐसी टू डायमेंशनल मोशन को कहा जाता है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन का मकसद है ऐसी टू डायमेंशनल मोशन जिसके अंदर सिर्फ ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस ही एक्ट करें, तो ऐसी मोशन को कहा जाता है मोशन इन टू डायमेंशन। सॉरी, इसको कहा जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक स्पेशल टाइप ऑफ टू डायमेंशनल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए टू डायमेंशनल मोशन का होना जरूरी है। जो पहली चीज है, इसके ऊपर एक्ट करे, ये मोशन इन टू डायमेंशन हो, मोशन इन टू डायमेंशन हो, और इसके अंदर ओनली ग्रेविटी एंड एयर रेजिस्टेंस एक्ट। ठीक है, सिर्फ ग्रेविटी और कौन सी फोर्स होनी चाहिए, एयर रेजिस्टेंस इसके ऊपर एक्ट करनी चाहिए, बाकी इसके सिवा कोई भी फोर्स नहीं होनी चाहिए। आप कह सकते हैं कि स्पेशल
टाइप ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ टू डायमेंशनल मोशन है जिसके अंदर सिर्फ, और इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी देना जरूरी होती है। विदाउट इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल नहीं हो सकता। इनिशियल वेलोसिटी इज नेसेसरी। ये सब के सब प्रोजेक्टाइल के केस है। इसको इनिशियल वेलोसिटी दी है आपने, ये इस तरह से जनरल केस है। ये भी देखें, आपने इनिशियल वेलोसिटी यहां से दोगे तो ही ये इस तरह आएगा। अगर आप इस तरह से किसी भी चीज को इस तरह थ्रो करोगे ना तो वो इस तरह से जाएगी। अगर किसी भी चीज को जीरो इनिशियल वेलोसिटी से दोगे तो वो फ्री फॉल के अंदर आ जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी देना जरूरी होती है। इसके अंदर भी आप देखें इनिशियल वेलोसिटी देना जरूरी है। एरोप्लेन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी इनर्शिया की वजह से इसकी वही होती है जो एरोप्लेन की होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी देना जरूरी होता है। बगैर इनिशियल वेलोसिटी के फ्री फॉल तो बन सकता है, बगैर इनिशियल वेलोसिटी के प्रोजेक्टाइल नहीं बन सकता। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो आप समझ गए होंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक स्पेशल टाइप ऑफ टू डायमेंशनल मोशन होती है जिसके अंदर हम किसी भी बॉडी को इस तरह से मोशन देते हैं कि उसको वेलोसिटी देने के बाद वो बॉडी सिर्फ ग्रेविटी के रेमो क्रम पे होती है और ग्रेविटी तय करती है कि उस बॉडी को किस तरफ किधर जाना है। तो ऐसी मोशन को क्या कहा जाएगा? इसको मोशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन स्पेशल टाइप ऑफ टू डायमेंशनल मोशन है। ये एक ऐसी मोशन होती है जिसमें ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस के सिवा कोई भी एक्ट नहीं, कोई भी और फोर्स एक्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये बात तय हुई कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर दो मोशंस होती है। अब ये दो मोशंस आती कहां से? ठीक है, अब मैं एक पिक्चर इस्तेमाल करता हूं, उसको उसके ऊपर जो है वो बनाना ये आसान होता है। देखिए ये पिक्चर देखें, छोड़े पिक्चर को। अब देखिए मैं इसकी पिक्चर एक बनाता हूं इस तरह से। देखिए ये दो मोशंस आती कहां से हैं? सपोज करें ये एक प्रोजेक्टाइलर, मैं जनरल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल लेता हूं बेटा, उसके बाद बाकी हम केसेस पे जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ जो है वो जनरल केस की तरफ जाता हूं। अब सपोज करें इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ये इसकी ट्रेजेक्ट्री होती है। सपोज करें किसी बॉडी को आपने यहां से ऊपर थ्रो किया, इसको कहा जाता है ओरिजिन, और इस पोजीशन पे इसका x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, मीन्स इसका हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट 0 और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0। x मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, x हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट को जाहिर करता है, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट है, और y जो होता है किसको जाहिर करता है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को जाहिर करता है। इसको कोऑर्डिनेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये काम आएंगे आगे। ठीक है, अब आपने इसको वेलोसिटी दी इस तरफ, ये इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को v नॉट कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा बेटा? v नॉट कहा जाएगा, मींस इनिशियल वेलोसिटी। अब आपने इनिशियल वेलोसिटी न अलोंग एक्स एक्सिस दी है और न अलोंग वाई एक्सिस दी है। अगर आप इनिशियल वेलोसिटी देते अलोंग एक्स एक्सिस, जैसे हॉरिजेंटल लीनियर मोशन में वेलोसिटी किस तरफ देते हैं? अलोंग हॉरिजेंटल, तो बॉडी जाती है हॉरिजेंटल में। वर्टिकल लीनियर मोशन में वेलोसिटी किस तरफ देते हैं? अलोंग वर्टिकल देते हैं, तो बॉडी किस में जाती है? सिर्फ वर्टिकल में जाती है। हम वेलोसिटी देंगे हॉरिजेंटल की तरफ, बॉडी जाएगी हॉरिजेंटल की तरफ। हम वेलोसिटी देंगे वर्टिकल की तरफ, बॉडी जाएगी वर्टिकल की तरफ। अब यहाँ पे देखें, हमने न वेलोसिटी अलोंग हॉरिजेंटल दी है, न वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल, हमने उनके बीच में दी है। जब बीच में देती है तो वेलोसिटी तो वेक्टर है। जब कोई भी वेक्टर सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं होता,
न वो अलोंग एक्स एक्सिस है न वो अलोंग वाई एक्सिस है, तो उस वेक्टर के दो हिस्से होते हैं। मींस वो वेक्टर अपना असर दो डायरेक्शन में रखता है। कंपोनेंट्स का मकसद होता है वेक्टर का असर। तो ये एक ऐसी वेलोसिटी है जो न अलोंग एक्स एक्सिस है न अलोंग वाई एक्सिस है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी के अंदर दो असर है। ये वेलोसिटी एक साथ दो डायरेक्शन में असर है इसका। देखें इसको इस तरह देखें। सपोज करें आप एग्जैक्टली ईस्ट की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो आपने 10 मीटर तय की अलोंग ईस्ट, तो हम कहेंगे आपकी वेलोसिटी में असर ही ईस्ट की तरफ था, तभी वो आपको 10 मीटर ईस्ट की तरफ गई, लेके गई। अब अगर मैं नॉर्थ की तरफ जाऊं, एग्जैक्टली नॉर्थ में, और 10 मीटर जाऊं, तो आप कहोगे कि सर आपकी वेलोसिटी थी नॉर्थ की तरफ, तो आपके वेलोसिटी का असर भी नॉर्थ की तरफ है, आप 10 मीटर नॉर्थ में गए। लेकिन अगर मैं नॉर्थ में भी न जाऊं, ईस्ट में भी न जाऊं, बीच में जाऊं 10 मीटर, तो अब आप क्या कहोगे कि ये मेरे 10 मीटर किस डायरेक्शन में है? आप कहोगे सर ये आपका डिस्प्लेसमेंट ईस्ट की तरफ भी हुआ, ये आपका डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ की तरफ भी हुआ। कि जब कोई भी वेक्टर एक डायरेक्शन में नहीं होता तो हम कहते हैं वो वेक्टर एक साथ दो डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन नहीं होंगे वेक्टर को, आप कहोगे वो वेक्टर एक साथ दो असर रखता है। जैसे टेबलेट होती है ना, माशाल्लाह आप हो गए डॉक्टर बनोगे, तो उसके अंदर जब आप टेबलेट दोगे ना, कुछ टेबलेट्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर दो तीन असर होते हैं, बॉडी पेन भी खत्म हो जाता है, फीवर भी खत्म हो जाता है। तो ये देखें, ये टू डायमेंशनल सिस्टम बन गया कि एक साथ दो असर हो उसके अंदर। तो यहाँ पे आप जब वेलोसिटी देते हो, तो वेलोसिटी के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। आपने वेलोसिटी, इसको वी नॉट एक्स कहा जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। आपने इसको वेलोसिटी दी दो डायरेक्शन में। ये जो आपकी वेलोसिटी है, ये जो आपने दी है, इसके दो हिस्से हैं। आपने एक हिस्सा एक्स की तरफ रखा है, एक हिस्सा वाई। तो जाहिर सी बात है जब ये बॉडी ऊपर जाएगी तो दोनों हिस्से अपना रोल तो प्ले करेंगे। ये अब यहाँ पे वी एक्स कहोगे, इनिशियल पे वी नॉट एक्स, और बाकी किसी भी जगह पे वी एक्स कहोगे। ये हो जाएगा वी वाई। इस तरह से ये बॉडी ऊपर जाएगी, वी एक्स और वी वाई। तो देखें, बात जो समझानी थी वो ये थी कि यहाँ पे जब प्रोजेक्टाइल के अंदर दो मोशंस एक साथ क्यों आती है। ये मोशंस इसलिए आती है क्योंकि हम उसको जो वेलोसिटी देते हैं ना, वो वेलोसिटी अपना असर दो डायरेक्शन में रखती है। वो अलोंग एक्स भी रखती है, वो अलोंग वाई। तो जो उसका एक्स वाला हिस्सा है वो उसको एक्स की तरफ ले जाएगा, जो वाई वाला हिस्सा है वो उसको वाई की तरफ ले जाएगा। इसका मकसद है कि ये जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होते हैं ना, अलोंग वी एक्स अलोंग हॉरिजेंटल और वी वाई अलोंग वर्टिकल, ये जिम्मेदार है इसकी हॉरिजेंटल और वर्टिकल मोशन के। इन्हीं की वजह से वर्टिकल और हॉरिजेंटल मोशन होती है। यही वेलोसिटी के हिस्से जिम्मेदार होते हैं इस बात के, यही वेलोसिटी के दो हिस्से इसके अंदर एक साथ दो मोशंस देते हैं। तो तय क्या हुआ? तय ये हुआ कि वी एक्स जो है उसको हॉरिजेंटल मोशन देने की जिम्मेदार है, और वी वाई जो होती है वो उसको वर्टिकल मोशन देने की जिम्मेदार है। तो क्या लिखोगे आप लिखोगे कि वी नॉट एक्स या हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजेंटल component of velocity, horizontal component of velocity is responsible, किसका? is responsible for horizontal motion. हॉरिजेंटल मोशन मींस इसके अंदर दो मोशंस हुई, कौन सी? एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल। हॉरिजेंटल मोशन का जिम्मेदार कौन है? हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वर्टिकल मोशन का जिम्मेदार कौन है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। कंपोनेंट मकसद वेलोसिटी है, कंपोनेंट वेलोसिटी का हिस्सा है, बिहेव्स एज अ वेलोसिटी। ठीक है, हिस्सा हिस्सा होता है, वो वेलोसिटी का है, वेलोसिटी का ही है। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी
vertical component of velocity is responsible किसके लिए? for vertical motion of body, वर्टिकल मोशन ऑफ बॉडी का जिम्मेदार है। मींस इसमें जो आप वेलोसिटी के दो हिस्से बनाते हो ना, इसी वजह से ये होता है। ठीक, मींस ऑफ दो मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल मोशन ड्यू टू द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब आ जाए, हमने पढ़ा कि इसके ऊपर तो सिर्फ ग्रेविटी करती है असर। ठीक है, ग्रेविटी का क्या रोल होता है इसके अंदर? क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर तो क्या होता है, प्रोजेक्टाइल के अंदर सिर्फ ग्रेविटी एक्ट करती है। ठीक है, अब ये ग्रेविटी का क्या रोल होगा इसके ऊपर? ठीक है, ग्रेविटी का रोल देख लेते हैं कि ग्रेविटी का क्या रोल होता है इस मोशन के ऊपर। देखिए, ये बॉडी अब आ जाए, आप बेटा देखें, जब ये बॉडी ऊपर जाती है तो ग्रेविटी तो वर्टिकल फोर्स है। ये डायरेक्शन किसका है? ग्रेविटी का। ये डायरेक्शन किसका है? ग्रेविटी का। बॉडी किसी भी जगह पे जाएगी, मैं मुख्तलिफ जगहों पे बनाता हूं। ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पे मैंने बॉडी की मोशन बनाई। ग्रेविटी का हर जगह पे रोल देख ले। ग्रेविटी का हर जगह पे पहले डायरेक्शन देख ले। ठीक है, ग्रेविटी का ऑलवेज डायरेक्शन क्या होता है? डाउनवर्ड होता है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया है कि Vx किसके जिम्मेदार है? हॉरिजॉन्टल मोशन की। Vy किसकी जिम्मेदार है? वर्टिकल मोशन की। ठीक है, Vy इसको वर्टिकल मोशन देता है, Vx इसको हॉरिजॉन्टल मोशन देता है। न्यूटन का लॉ क्या कहता है? न्यूटन का लॉ कहता है कि एक फोर्स हमेशा एक्सीलरेशन या डिसेलरेशन पैदा करेगी। यहाँ पे फोर्स लग रही है, नेट फोर्स लग रही है, क्योंकि ग्रेविटी के सामने कोई और फोर्स तो है नहीं कि हम कहें रिजल्टेंट फोर्स जीरो। रिजल्टेंट यहाँ पे जीरो नहीं, ओनली ग्रेविटी एक्ट कर रही है। एयर रेजिस्टेंस को हम नजरअंदाज करते हैं, वैसे भी एयर रेजिस्टेंस इतनी तो नहीं होती कि ग्रेविटी को जो है वो बैठ के ग्रेविटी को इधर उधर कर दे। एयर रेजिस्टेंस निग्लिजेबल होती है, कोई खास नहीं होती एयर रेजिस्टेंस। तो अगर एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दे, जैसे हम कर देते हैं प्रोजेक्टाइल के अंदर, तो ओनली फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है? ओनली फोर्स तो कर रही है ग्रेविटी। और ओनली फोर्स का तो रिजल्टेंट, अकेली फोर्स का तो जीरो होना नहीं है। रिजल्टेंट जीरो तो दो या दो से ज्यादा का होगा, एक फोर्स का तो रिजल्टेंट जीरो नहीं होना यहाँ पे। तो ओनली फोर्स एक्टिंग ग्रेविटी। और ग्रेविटी का देखें, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे देख लें, मुख्तलिफ जगहों पे आप हॉरिजॉन्टल बनाए। ये Vx, ये Vx, ये Vx, और जब बॉडी यहाँ पे आती है तो Vy नीचे, और यहाँ पे Vy, और यहाँ पे Vy जीरो होता है। इसका रीजन बाद में बताता हूँ, क्या है रीजन बताता हूँ। ठीक, तो अब क्या हुआ कि जब बॉडी इस तरह से ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो आप देखें हर जगह पे ग्रेविटी और Vx एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। Vx के दरमियान और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के दरमियान एंगल कौन सी है? 90 डिग्री है। और Vx कौन सी मोशन दे रही है? हॉरिजॉन्टल मोशन दे रही है। इसका मकसद है हॉरिजॉन्टल मोशन दे रही है Vx, और Vx के दरमियान और ग्रेविटी के दरमियान एंगल कौन सी होती है? 90 डिग्री होती है। इसका मकसद है कि हॉरिजॉन्टल मोशन जो होगी वो विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो मोशन है उसको फोर्स चेंज नहीं कर सकती। इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल के अंदर दो मोशंस होती हैं, वो जो हॉरिजॉन्टल मोशन होती है वो विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही है ग्रेविटी की, और ग्रेविटी के दरमियान और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के दरमियान एंगल है 90 डिग्री।
तो आपको पता है न्यूटन का लॉ कहता है कि तो ये तो फोर्स इस वेलोसिटी को कुछ नहीं कर सकती, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए हम कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल मोशन रिमेन्स यूनिफॉर्म। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म क्यों रहेगी, इसलिए रहेगी कि मोशन along horizontal remains uniform because Vx and force of gravity are perpendicular with each other at any instant, किसी भी जगह पे, किसी भी लम्हे पे आप चेक कर ले हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, इसलिए आप कहोगे कि वेलोसिटी along horizontal, velocity along horizontal remains uniform, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का एक ही जो है हमारे पास फार्मूला है, एंड कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एस इज इक्वल टू वी टी। आपके पास और कोई इक्वेशन नहीं है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशन है। थर्ड में बतानी थी, भूल गया, या ये इसके इक्वेशंस के आपको क्वेश्चन करवाने, मंडे को आपके इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन करूंगा मैं। मंडे को आपके जो चैप्टर थर्ड है उसके क्वेश्चन हम करेंगे इक्वेशंस पे या ग्रेविटी के ऊपर, मुख्तलिफ किस्मों के इंशाल्लाह क्वेश्चंस जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो ये होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एस इज इक्वल टू वी टी होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल रिमेन्स यूनिफॉर्म एंड कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एस इज इक्वल टू वी टी। मीन्स हॉरिजॉन्टल मोशन को डील करेगी ये इक्वेशन। ये इक्वेशन क्यों डील करेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म रहती है। यूनिफॉर्म क्यों रहती है, क्योंकि इसके ऊपर चेंज करने वाली फोर्स होती है, और फोर्स तो है ही यहाँ पे ग्रेविटी। जब ग्रेविटी इसके देखते हैं तो ग्रेविटी के दरमियान और इसके दरमियान एंगल होती है 90 डिग्री। तो आप कहोगे कि ग्रेविटी जो होती है इस वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकती, इसलिए हम कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल मोशन होती है वो मोशन होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। ठीक है, अब आ जाते हैं वर्टिकल मोशन पे। देखें, जब बॉडी ऊपर जा रही है तो वी वाई और एफ जी के दरमियान एंगल कौन सी है, 180 है। ये वेलोसिटी ऊपर जा रही है, बॉडी की मोशन ऊपर है, ग्रेविटी डाउनवर्ड है। ये ऊपर है, ग्रेविटी डाउनवर्ड है। ठीक है, इसका मकसद है कि ये फ्री फॉल की तरह है कि जैसे बॉडी ऊपर जाती है, ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी ऊपर है, ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो ग्रेविटी क्या करेगी, इसके अंदर डिसलेरेशन पैदा करेगी। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो डिसलेरेशन होती है वो किसके बराबर होती है, जी के। इसका मकसद है ये बॉडी जब ऊपर जाएगी तो ग्रेविटी इसके अंदर डिसलेरेशन पैदा करेगी, लाइक अ फ्री फॉल। जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी इसके अंदर डिसलेरेशन पैदा होती जाएगी, और जब हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी जाती है, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे फ्री फॉल के अंदर जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0। और फिर यहाँ पे आती है तो ये यहीं पे ऊपर जाती है, ऊपर जाते जाते यहाँ पे इसकी मैक्सिमम हाइट होती है। मींस यहाँ पे ऊपर जाने की वेलोसिटी 0, तभी ये ऊपर नहीं जा रही। उसके बाद यहाँ से नीचे आना शुरू करेगी बॉडी। जैसे जैसे नीचे आएगी तो वी वाई का डायरेक्शन भी नीचे, और ग्रेविटी, इसका मकसद है नीचे आते हुए उसके अंदर एक्सीलेशन होगी, और वो एक्सीलेशन किसके इक्वल होगी, एक्सीलेशन होगी इक्वल टू द एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। ठीक है, और मींस जी के बराबर। जब ये नीचे आएगी तो इसमें एक्सीलेशन होगी और किसके बराबर होगी, ए इज इक्वल टू जी के। इसके ऊपर फोर्स कांस्टेंट लग रही है। बहुत सारे बच्चे एक बड़ी चीज के अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत सारे पेजेस के ऊपर भी ये चीजें लगी हुई है
कि जब कांस्टेंट फोर्स लगती है तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होती है? अल्लाह ताला के बंदे, फोर्स लगी तो एक्सीलरेशन आएगी ना। कांस्टेंट फोर्स हो, वेरिएबल फोर्स हो, फोर्स लगी, न्यूटन कहता है एक्सीलरेशन पैदा होगी। न्यूटन को रिजेक्ट करें ना, लॉ आपके पास है नहीं, तरीका आपके पास है नहीं, बस कांस्टेंट वर्ड पड़ा, मकसद कांस्टेंट वर्ड है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, सब चीजें कांस्टेंट। कॉन्सेप्ट है नहीं, माइंड है नहीं, रट्टे के ऊपर बस कांस्टेंट फोर्स है ना तो वेलोसिटी कांस्टेंट। अल्लाह ताला के बंदे, फोर्स है फिर वो कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, फोर्स एक्सीलेशन पैदा करेगी। वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल एक्सीलेशन पैदा करेगी। कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट एक्सीलेशन पैदा करेगी। ग्रेविटी के अंदर कांस्टेंट एक्सीलेशन है, इसलिए कि इसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स लग रही है। वेट कांस्टेंट होता है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, इसलिए कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट एक्सीलेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलेशन भी नहीं, कांस्टेंट एक्सीलेशन को। तो यहाँ पे ग्रेविटी कांस्टेंट है। अगर हाइट ज्यादा नहीं है, हाइट ज्यादा है तो ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, फिर एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो अगर आप देखते हो जब बॉडी ऊपर जाएगी कांस्टेंट ग्रेविटी लग रही है, इसमें कांस्टेंट डिसलेशन होगी, डिसलेशन किसके बराबर होगी? जी के। और यहाँ पे भी इसके अंदर मैं इंडिकेट कर देता हूं कि इसके अंदर डिसलेशन होगी जी डाउनवर्ड, और ये बॉडी यहाँ पे देखें इसके अंदर जी होगी डाउनवर्ड, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे भी इसके अंदर एक्सीलेशन होगी लेकिन डाउनवर्ड होगी, लाइक अ फ्री फॉल। तो मींस जो वर्टिकल मोशन है इसका जो होता है, वर्टिकल मोशन जो होती है इसका रोल सिर्फ वही होता है जो फ्री फॉल की तरह होता है। जैसे फ्री फॉल के अंदर ऊपर जाते हुए ग्रेविटी डिसलेशन पैदा करती है जी के बराबर, और नीचे आते हुए उसके अंदर एक्सीलेशन पैदा करती है जी के बराबर। तो आप कहोगे कि इसकी वर्टिकल मोशन जो है ना वो ग्रेविटी से अफेक्टेड होती, बिल्कुल इसी तरह से अफेक्टेड होती है जिस तरह से फ्री फॉल होता है। मींस वर्टिकल मोशन इज लाइक फ्री फॉल। ठीक है, वर्टिकल मोशन इज लाइक फ्री फॉल। क्यों? क्योंकि ऊपर जाते हुए v एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंटी पैरेलल है, और नीचे आते हुए ग्रेविटी एंड वेलोसिटी पैरेलल है, लाइक अ फ्री फॉल। और यहाँ पे वी वाई इसलिए जीरो होता है क्योंकि वी वाई का काम ऊपर ले जाना होता है। यहाँ पे तो बॉडी ऊपर अपनी तय कर चुकी है, अब तो ऊपर नहीं जा रही, मीन्स वी वाई जीरो। तो इसका मकसद है ऊपर जाते हुए वी वाई डिक्रीज होगी, नीचे आते हुए वी वाई क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो क्या लिखोगे आप? मैं अब नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, वर्टिकल component of velocity is affected by gravity. ठीक है, when body moves upward, v y is upward and force of gravity is downward. Therefore, gravity produces deceleration equal to g. ठीक है, when body reaches maximum height v by 0 but a is equal to g downward like free fall, क्योंकि like free fall because gravity is acting
ऑन इट। ठीक है। तीसरी बात, व्हेन बॉडी मूव्स डाउनवर्ड Vy and force of gravity are downward and parallel. Therefore, acceleration is produced, which is equal to g। ठीक है, ये जो होती है वो इक्वल टू g होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि वर्टिकल मोशन क्या होती है बेटा? वर्टिकल मोशन इज लाइक फ्री फॉल की तरह होती है। एक्सीलरेटेड मोशन होती है। आप कहोगे कि वर्टिकल मोशन इज एक्सीलरेटेड लीनियर मोशन। एक्सीलरेटेड लीनियर मोशन है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट अप जाती है, स्ट्रेट डाउन जाती है। ठीक है, तो ये वर्टिकल लीनियर मोशन है। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन करें। कंक्लूजन क्या करोगे? इसका प्रोजेक्टाइल का कंक्लूजन क्या करोगे? कंक्लूजन ये करोगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू लीनियर मोशंस। के प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये कॉम्बिनेशन है दो लीनियर मोशंस की। दो लीनियर मोशंस की कॉम्बिनेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज सुपरपोजिशन ऑफ टू लीनियर मोशंस। ठीक है, तो आप कहोगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन is a combination, अब लिख सुपरपोजिशन कर ले। सुपरपोजिशन भी कहा जाता है, कॉम्बिनेशन सुपरपोजिशन ऑफ टू लीनियर मोशंस। कौन सी? लीनियर मोशन along horizontal with uniform velocity, ठीक है, और दूसरी लीनियर मोशन along vertical like फ्री फॉल, या जो कह सकते हैं और एक्सीलरेटेड मोशन। मीन्स दो मोशंस। ठीक है, प्रोजेक्टाइल के अंदर दो मोशंस इन्वॉल्व होती हैं। दोनों मोशंस कंबाइन होके, जैसे सर्कुलर मोशन जो होती है ना, वो दो वाइब्रेटरी मोशंस की सुपरपोजिशन होती है। दो वाइब्रेटरी मोशंस आपस में कंबाइन होके सर्कुलर मोशन बनाती है। वाइब्रेटरी मोशन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, वाइब्रेटरी मोशन अलॉन्ग वर्टिकल कंबाइन हो जाए, सर्कुलर मोशन बनती है। सर्कुलर मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वाइब्रेटरी मोशंस, देखेंगे चैप्टर 8 के अंदर। और ये मोशन जो होती है प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू लीनियर मोशंस। दो लीनियर मोशंस मिलके जो कंबाइंड मोशन बनाते हैं, ऐसी मोशन को क्या कहा जाएगा? ऐसी मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाएगा। दो मोशन की कॉम्बिनेशन, लेकिन कौन सी? एक हॉरिजॉन्टल मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वर्टिकल मोशन लाइक अ फ्री फॉल एक्सीलरेटेड मोशन। इसकी इक्वेशन कौन सी होंगी? इसकी इक्वेशन वही होंगी Vf इज इक्वल टू Vi प्लस, मैं लिख लेता हूं वहां पे उस साइड पे,
ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूं कि इसकी इक्वेशंस कौन सी होंगी। इसकी इक्वेशंस हो जाएंगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी इंटू टी। एस मीन्स एस की जगह पे एच आ जाएगा। एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच। इस तरह से हो सकता है, या ये भी हो सकता है एच इज इक्वल टू वी आई प्लस 1/2 जी टू एन माइनस 1, ये भी हो सकता है। तो आप किसी भी तरह से इसको डील कर सकते हैं इक्वेशंस के अंदर। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ इक्वेशन है, आगे भी डिस्कस करेंगे। तो तय क्या हुआ? तय ये हुआ कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये कॉम्बिनेशन है, सुपरपोजिशन है किसकी? दो लीनियर मोशंस की। लीनियर मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, लीनियर मोशन अलोंग वर्टिकल। लेकिन वो दोनों मोशंस जो होती है ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये दोनों मोशंस जो होती है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। न वर्टिकल मोशन असरअंदाज होती है हॉरिजॉन्टल पे, न हॉरिजॉन्टल मोशन असरअंदाज होती है वर्टिकल पे। ये लाइन हमने कल डिस्कस करनी है। ये जो पॉइंट आखिरी पॉइंट है प्रोजेक्टाइल के बेसिक्स की, तो ये आखिरी पॉइंट कल अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिलाइएगा कि ये जो कल हमने डिस्कस करना है कि किस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। क्योंकि आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन के दरमियान जो एंगल होती है वो 90 डिग्री होती है। जब चीजें 90 डिग्री पे आ जाती है ना एक दूसरे से, तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाती है। ठीक है, तो वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। कैसे? कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आज आपकी पेपर के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, तो शाम को इंशाल्लाह जो है वो टाइम आपको मैसेज कर देंगे। उस टाइम पे आपकी पेपर डिस्कशन होगी। जिसको मसला है वो क्लास अटेंड कर ले। बाकी इंडिविजुअली पर्सनली आप फिर मैसेज करते हो भले करें, लेकिन फिर मसला होता है पेपर जो होता है उसकी डिस्कशन होती है क्लास में, तो पेपर के बारे में क्लास में आप पूछ लें। ठीक है, आप जीटी की तैयारी करें। मंडे को इंशाल्लाह हम चैप्टर 3 के प्रॉब्लम्स या रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे उनके बारे में प्रैक्टिस करेंगे, या इक्वेशंस जो होती हैं उनके बारे में इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे मंडे को। ठीक है, तो अब जो रिवीजन होगी वो आपकी सेंस में होगी कि क्वेश्चंस या जो उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं वही हम करेंगे। ठीक है ना, रिवीजन के अंदर। बाकी इस तरह से जो जिस तरह से वापस सारा दिन सारे टॉपिक्स पढ़ते रहो, ऐसा जो है वो मुनासिब नहीं है, ना आपके लिए ना मेरे लिए। अब टॉपिक्स हो जाते हैं, जो चीज़ रह जाती है फिर एक्सरसाइज होती है या क्वेश्चंस रह जाते हैं। इसलिए मैंने ये सोचा है कि शाम के टाइम पे जो आधा घंटा भी होगा, ज़्यादा टाइम मैं आपका ख़राब नहीं करूँगा, आधा घंटा या 20-25-30 मिनट है, उसके अंदर 2-3-4 क्वेश्चंस कर लेंगे रोज़ इंशाल्लाह। ठीक है, कल और इसके बाद आपका बेटा लॉजिकल रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन यहीं पे कर देता हूँ इसके साथ, फिर जो है वो आप जाके जो है वो रेस्ट करें। लॉजिकल रीजनिंग यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है,